शारमीन सुहाग रात कमरे में अपने होने वाले शौहर का इंतज़ार कर रही थी। वो बैठ बैठ के थक चुकी थी। उसकी कमर तख्ता हो रही थी। उसने घूंघट हटा दिया और बेड पर तकिया रख के टेक लगा ली। आने वाले वक्त के वसवसे और अंदेशों ने उसे परेशान किया हुआ था। तभी कमरे के दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई तो वो एकदम से सीधी हो बैठी। इससे पहले कि वो अपना घूंघट नीचे करती, उसने नज़रें उठा के आने वाली शख्सियत की तरफ देखा, लेकिन वहाँ अज़लान के बजाय उसकी देवरानी अरमीना थी। अरमीना को देख के उसने सुकून का सांस लिया। अरमीना भी हल्का सा मुस्कुराई और वहाँ आके उसने बेड की साइड टेबल पे दूध का ग्लास रख दिया। घबराहट तो नहीं हो रही तुम्हें? उसके बराबर में बैठ के उससे पूछने लगी। शारमीन ने इशारे से उसे मना किया। वैसे घबराहट होनी चाहिए तुम्हें, अपनी खैर बनाना शुरू कर दो। ये सुनना था कि शारमीन चौंक गई। क्या मतलब है भाभी? उसके इस तरह कहने पर शारमीन ने डरते हुए उससे पूछा। अब जाहिर है तुम्हारी शादी की पहली रात है और तुम्हें डरना तो बनता ही है। हैरत भरी निगाहों से उसने अपनी देवरानी की तरफ देखा। अज़लान गुस्से का बहुत तेज़ है। तुम सोच लो कि जो गुस्से का तेज़ होता है वो अपनी बीवी का क्या हशर कर सकता है। शारमीन ने फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं समझी नहीं कुछ, उसने अभी भी ना समझी से कहा तो वो हंसने लगी। कुछ नहीं, आज रात को अगर तुम कमरे में ही मौजूद रही तो मैं समझ जाऊंगी कि अज़लान ने तुम्हें बख्श दिया है, लेकिन अगर तुम अगली सुबह मुझे हस्पताल में मिली तो मैं समझ जाऊंगी कि जो कुछ 8 साल पहले मेरे साथ हुआ था वही तुम्हारे साथ हुआ है। शारमीन का दिल जोर से धड़का। आखिर उसकी देवरानी कहना क्या चाह रही थी? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खुल के कहे ना। उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। जो कुछ वो सोच रही थी शायद वही था जो उसकी भाभी उसे बताना चाह रही थी। शारमीन का दिल जोर से धड़का। आखिर उसकी देवरानी कहना क्या चाह रही थी? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खुल के कहे ना। उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। जो कुछ वो सोच रही थी शायद वही था जो उसकी भाभी उसे बताना चाह रही थी। अरे बाबा, तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। असल में इस घर के तमाम मर्द जनूनी हैं और कुछ हद तक वहशी भी। वो उसके कान के करीब झुक के सरगोशी नुमा अंदाज में कहकर उसके पूरे वजूद को हिला गई थी। शारमीन तो वैसे भी शादी के खिलाफ थी और इतनी कम उम्री में शादी करने के बारे में तो उसने कभी भी नहीं सोचा था। अब यहाँ उसकी देवरानी अरमीना जो कुछ उसे बता रही थी तो उसके तो औसान खता हो रहे थे और उसे लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगी। उसे बेख्तियार गहरा सांस भरा और निगाहें उठा के भाभी की तरफ देखा। तो मुझे क्या करना चाहिए? यही वो सवाल था जो अरमीना उससे तवक्को कर रही थी। कुछ भी नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस सब्र करना है, जैसे मैं करती आ रही हूँ। वैसे ख्याल रहे आज की रात अगर तुमने उसे रोक लिया तो तुम जीत जाओगी और वो अपने जुनून को छोड़ देगा। समझ रही हो ना मेरी बात? मायने खेज अंदाज में उसकी देवरानी ने कह के शारमीन के कंधे पे थपकी दी और कंधे उचका के मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। लेकिन शारमीन का सांस तो जैसे सीने में ही अटक गया था। उसकी आंखों में आंसू उतरने लगे थे। उसने एक नज़र घुमा के दूध के ग्लास पे डाली। उसने उस दूध के ग्लास के मुतल्लिक भी अपनी भाभी से बहुत कुछ सुना था, लेकिन तब यकीन नहीं कर पाई थी। और आज जो कुछ उसकी देवरानी ने उसे कहा था उसके बाद तो उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी आंख कब्र में ही खुलेगी। अजलान की शिद्दतों का सुनकर उसको रोना आने लगा। काश मैं ये शादी ही न करती। शादी करके लड़की को ये सारी अजियतें क्यों सहनी पड़ती हैं? ये सोच सोच के उसका सांस तेज हो गया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसने अपना घूंघट नीचे गिराया और एक गहरी सांस भर के खुद को इस काबिल किया कि मुकाबिल को उस पर शक न हो पाए कि वो रो रही है। कदमों की चाप सुन के वो खुद में सिमट गई। तब उसका घूंघट उठाया गया। उसकी नज़र अजलान पे गई और पलकें एक बार फिर से भारी होकर झुक गईं। अजलान ने माशाल्लाह कहा और फिर सलाम किया तो वो जवाब भी न दे सकी। उसके दिल में एक गिरहा पड़ गई जो उसकी देवरानी की मेहरबानी थी। उसे अजलान से नफरत महसूस हो रही थी। भला एक ऐसे मर्द हुए जो अपनी बीवी को खिलौना समझते हैं और उसे जब चाहे तब इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। मर्द को तो ऐसा होना चाहिए कि जब वो अपनी बीवी को छुए तो उसे अपना आप मोतबर सा महसूस हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही था। वो ये सब ही सोच रही थी कि तभी अजलान ने उसकी आंखों के गिर्द चुटकी बजाई। क्या हुआ मोहतरमा, किन ख्यालों में खोई है? उसका दोस्ताना अंदाज सुन के शारमीन एकदम से जैसे होश में आए। नहीं, कुछ भी नहीं, बस प्यास लग रही है, हल्क खुश्क हो रहा है। ये कहना था कि अजलान ने आस पास नज़र दौड़ाई, लेकिन लग रहा था कि उसकी वालिदा पानी रखना भूल गई हैं। मैं ले आता हूँ पानी। वो थोड़ी देर में पानी ले आया।
उसने पानी का ग्लास आगे बढ़ाया। शारमीन ने एक ही सांस में पूरा ग्लास पी लिया। बार बार उसकी भाभी की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी कि आज की रात अगर तुम उसे रोकने में कामयाब हो गई तो फिर सारी ज़िंदगी वो तुम्हारी गुलामी करेगा, और अगर आज की रात उसने तुम पे अपनी शिद्दत ज़ाहिर कर दी तो फिर मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं होगा। अज़लान ने उसका हाथ अपने हाथ में थामा ही था कि शारमीन ने एकदम से अपना हाथ खींच लिया। वो मुझे घबराहट हो रही है, मैं कपड़े बदल लूँ? ये सुनना था कि अज़लान के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। क्या हुआ है शारमीन? आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम कह रही हो कि मैं कपड़े बदल लूँ? तुम्हारे हुस्न को खराज देना है और तुम हो कि तुम्हें इतनी जल्दी है? क्या थक गई हो? वो नरमी से उसके माथे को छू के पूछने लगा। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? शारमीन ने एकदम से खड़े होकर अपना लहंगा समेटा। बस ये बहुत भारी है, दिल नहीं चाह रहा कि मैं मज़ीद इसमें अपने आप को ख्वार करूं, इसलिए अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कपड़े बदल लूं। ये सुनना था कि अज़लान ने फीकी हंसी हंसते हुए उसे इजाज़त दे दी। वो फ़ौरन से अलमारी की तरफ मुड़ी, अपने कपड़े निकाले और तेज़ी से वॉशरूम में बंद हो गई। वॉशरूम में तकरीबन उसने आधा घंटा लगा दिया था। तभी अज़लान ने आगे बढ़ के दरवाज़ा खटखटाया। सब ठीक है ना? तुम अभी तक बाहर नहीं निकली? कोई मसला तो नहीं है? अज़लान की बात सुन के शारमीन को रोना आया था। ये मर्द किस किस्म का मर्द है जो सब्र नहीं कर सकता? क्या मैं कोई खिलौना हूँ जिससे खेलने के लिए ये इतना उतावला हो रहा है? शर्मीन को उस लम्हे के लिए अपने शौहर अज़लान से ना सिर्फ नफ़रत महसूस हुई बल्कि खौफ भी उसके अंदर बैठ गया। जी मैं आ रही हूँ, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा और अपने आंसू पीते हुए सादा से लॉन के कपड़े पहन के बाहर निकल आई। उसने अपना दुपट्टा अपने ऊपर फैला लिया था। अज़लान ने ये देखा तो वो मुस्कुराए बिना न रह सका। वो उसका गुरेज समझ रहा था। वो समझ चुका था कि शादी की पहली रात हर लड़की घबराती है। वो जैसे ही बाहर आई तो अज़लान उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ थामने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और तेज़ी से साइड से निकल के सोफे पर बैठे गहरे गहरे सांस लेने लगी। अज़लान को उसका रवैया देख के हैरत हुई। वो उसके पास आया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मैं शौहर हूँ तुम्हारा। अब हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। तुम मुझसे हर बात कह सकती हो। अज़लान की बात सुन के शारमीन की आंखों में आंसू आ गए। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। अम्मी अब्बू की भी बहुत याद आ रही है, बस इसी वजह से। उसने कंधे उचकाए तो अज़लान ने ज़ब्त से काम लिया। पर आज तो हमारी गोल्डन नाइट है। अज़लान की बात सुन के शारमीन ने अपनी आंखें मींची थीं। खौफ उसके अंदर तेज़ी से सरायत कर चुका था। हर रात ही गोल्डन होगी ना अब तो, उसने ठहर ठहर के कहा तो अज़लान उसे देख के रह गया। उसने एक बार फिर से उसके हाथों को थामा था और जैसे ही लबों तक ले जाने लगा वो उछल के दूर हुई। तुम्हारा मसला क्या है? मैं तुम्हारा गुरेज समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा भी क्या गुरेज? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें अपने निकाह में कबूल किया है। बगैर निकाह के तुम्हारे पास आने की जुर्रत भी नहीं कर सकता, फिर ये क्या तमाशा है? अज़लान का गुस्सा आखिरकार फट पड़ा और वो उसे देख के शोला बार निगाहों से पूछ रहा था। शारमीन की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो ना तो यही सही। मैं 3 बार तुम्हारी तरफ बढ़ चुका हूँ और तुमने 3 बार मुझे धत्कारा। अज़लान को धत्कारा जाना सख्त नापसंद है और तुम ये जान लो कि मुझे तुम्हारी ये अदाब बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम मेरी बीवी हो, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि आज मेरी शादी की पहली रात है। तुम मुझसे ऐसे दूर भाग रही हो जैसे मेरे अंदर कांटे उगे हों, और तुम्हारा यूं घबराना मेरी समझ से बालातर है। माना कि हर लड़की यही करती है, लेकिन तुम। वो चुप कर गया और अपनी बात मुकम्मल किए बगैर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी शेरवानी का कोट उतार के वहीं पटक दिया और फिर वॉशरूम में चेंज करने के लिए आगे बढ़ गया। 10 मिनट में वो निकला और उसने बेड की एक तरफ टिक के अपनी तरफ की लैंप चला ली। लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। ये सुनना था कि शारमीन की सिसकी गूंजने लगी। तभी वो एकदम से खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। तुम्हारी ये ड्रामेबाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। पास आने नहीं देती, और जब सोने लगा हूँ तो तुम्हारी सिसकियाँ गूंज रही हैं। क्या मैंने तुम पे इतना जुल्म कर दिया है कि तुम ये सारे तमाशे कर रही हो? उसने उसने गुस्से से कहा तो शारमीन का वजूद हौले हौले सिसकने लगा, लेकिन उसने उसकी तरफ देखे बगैर करवट बदल के आंखें बंद कर ली थीं और थोड़ी ही देर में अज़लान नींद की गहरी वादी में खो गया। मैं क्या करूं, लेकिन ये करना बेहद ज़रूरी था। अगर आज मैं आपको ढील दे देती तो फिर मेरा हशर पूरी दुनिया देखती। शारमीन ने उसकी तरफ एक नज़र डाल के हौले से एतराफ़ किया और फिर खुद भी सोने की कोशिश करने लगी। इन तमाम चीज़ों ने उसे ज़हनी तौर पर थका दिया था और थोड़ी ही देर में वो भी नींद की आगोश में चली गई। कमरा 2 अजनबियों के होने की गवाही दे रहा था।
जो मियाँ बीवी होने के बावजूद भी एक दूसरे से कोसों दूर थे। और उनकी पहली रात ऐसे गुजरी थी जैसे दो अजनबी एक ही छत तले गुजारते हैं। अगली सुबह उसकी आंख खुली और वो हड़बड़ा के बैठ गई। उसे फौरन से अजलान की तरफ देखा तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। फिर निगाहें उठा के ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा तो वो उसे वहीं बाल बनाता हुआ दिखाई दिया। अगर आप उठ गई हैं तो तैयार हो जाएं, हमें एक साथ निकलना है और अपना मूड ख़राब करने की या किसी को कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना मेरी इज्जत पे ही सवाल उठेगा कि मैं कैसा शौहर हूँ। अजलान ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और वो उसकी बात का मफहूम समझ गई। जी अच्छा, ये कह के उसने तैयार होने के लिए अपना बेहतरीन सूट निकाला और इंतहाई उदासी से आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल बनाने लगी। गाहे बगाहे अजलान की नज़रें भटक भटक के उसके वजूद पे उठ रही थीं। वो उसकी बीवी थी, लेकिन कल रात वाले रवैये ने अजलान को बेहद दुख पहुंचाया था। वो हैरान भी हुआ था, पर अब उसने सोच लिया था कि जब तक वो खुद उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करेगी तब तक वो भी कोई कोशिश नहीं करेगा। उसने अपने बाल जूड़े में मुक़य्यद किए थे और अपना दुपट्टा कंधे पर रख के चलने के लिए तैयार थी। तभी कमरे के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आई। अजलान ने आगे बढ़ के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अरमीना भाभी मौजूद थी। उन दोनों के लटके हुए चेहरे देख के वो समझ चुकी थी कि दाल में कुछ न कुछ काला तो ज़रूर है। तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? और ये तुम्हारी गर्दन क्यों इतनी सोनी है? क्यों भाई अजलान, तुमने अपनी दुल्हन को तोहफ़ा नहीं दिया? भाभी की बात सुनकर उसका माथा ठनका। जी नहीं, भाभी तोहफ़ा दे दिया है। उसने आंखों ही आंखों में शारमीन को इशारा किया। जी जी, तोहफ़ा मिल गया है। शारमीन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में उसकी आंखें नम हो गईं। तुम्हारे वालिदैन आ गए हैं, तुम्हारा पूछ रहे हैं। आ जाओ तुम भी अजलान। भाभी ने एक तीखी नज़र उन दोनों पे डाली और बाहर निकल आई। नीचे जाने से पहले ये दूध किचन में रखा ना, बल्कि इसे सिंक में गिरा देना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शारमीन ने अजलान की बात गौर से सुनी और दूध का गिलास उठा के सबकी नज़रें बचा के किचन में सिंक में बहा आई। वो ऐसा क्यों कर रही थी अच्छी तरह जानती थी। उसे दुख भी हो रहा था कि शादी की अगली सुबह ही उसका शौहर उससे नाराज़ है, लेकिन ये सब कुछ वो अपनी बका के लिए ही कर रही थी। शादी को लेके जो जो खदशात उभर रहे थे, अरमीना भाभी ने उस पर मोहर लगा दी थी। इसी वजह से वो बेहद डरी हुई थी और अजलान की नज़रों में मुजरिम बन गई थी। नाश्ते की मेज़ पर भी वो खामोश था। क्या बात है भाईजान, आप इतने खामोश क्यों हैं? अजलान की छोटी बहन नायला ने पूछा तो वो मुस्कुराया। खामोश नहीं हूँ, बस थका हुआ हूँ। शादी की तमाम रसूमात ने थका दिया है। उसने फीकी हंसी हंसते हुए जवाब दिया और दोबारा से अपनी प्लेट पे झुक गया। शारमीन भी खामोशी से नाश्ता कर रही थी। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम शारमीन को अपने साथ ले जाएं? शारमीन की अम्मी ने अजलान से पूछा तो उसने सिर्फ सर हिलाया और मेज़ से उठ गया। बेटा जाओ, तुम अपना सामान ले लो, रात को अजलान तुम्हें लेने आ जाएगा। अजलान की वालदा नसीमा बेगम ने कहा तो वो धड़कते हुए दिल के साथ कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ अजलान टहल रहा था। मैं चली जाऊँ अम्मी के साथ? वो उंगलियां मड़ोड़ कर झुके हुए सर के साथ उससे पूछने लगी। मेरी इजाज़त की ज़रूरत भी है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी वालिदा ने और तुमने तो पहले से ही मंसूबा बना लिया कि तुम्हें जाना है, तो चली जाओ। मुझसे पूछने की ज़रूरत क्यों महसूस कर ली तुमने? वो गुस्से में कह के कमरे से निकल चुका था। शारमीन का दिल चाहा कि वो धाड़े मार मार के रो दे। उसने ज़िंदगी ऐसी तो ना सोची थी, और शादी के दूसरे दिन ही वो उस पर चिल्ला के अपने कमरे से बाहर निकल गया। आखिर उससे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था? उसने अपना हक इस्तेमाल किया और दबे दबे लफ्ज़ों में उससे कुछ वक्त की मोहलत मांग ली थी ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें। लेकिन ये अजलान, शायद भाभी ठीक कहती थी, इन भाइयों का एक ही वतीरा था, और वो था अपनी बीवी पे अपना जुनून निकालना और फिर उसे सज़ा देना। उसे अरमीना भाभी की तमाम बातें सच महसूस हुईं, लेकिन दिल में एक सुकून था कि उसने उसके बढ़ते कदम रोक लिए थे। अब वो उसकी तरफ उस वक्त तक नहीं बढ़ सकता था जब तक वो खुद ना चाहे। वो इंतहाई उदासी से अपना बैग कंधे पे लटकाए बाहर आ गई। उसकी वालदा उसे अपने घर ले आई जहाँ वो अपने कमरे में बंद होकर आराम कर रही थी। रात के 8 बज चुके थे। उसे डिनर अजलान के साथ करना था, लेकिन वो अभी तक उसे लेने नहीं आया था। उसने ना चाहते हुए भी उसे कॉल मिलाई। दूसरी तरफ उसकी थकी थकी सी आवाज़ सुनाई दी। अजलान, आप मुझे लेने नहीं आए? दूसरी तरफ से अजलान ने जो जवाब दिया उसने शारमीन की आंखों में आंसू भर दिए। मुझसे पूछ के नहीं गई हो, अपनी मर्जी से गई हो। अपनी मर्जी से ही आ जाओ। मैं थक गया हूँ, तुम्हारे ये नखरे बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो शायद उससे शदीद नाराज़ हो गया था, इसलिए फ़ोन ही बंद कर गया। जाते जाते उसकी वालदा ने भी उससे ये सवाल किया कि अगर अजलान ने कोई तोहफ़ा दिया है तो उसने उसे पहना क्यों नहीं।
اب انہیں کیا جواب دیتی کہ اذلان تو اسے تحفہ دینا ہی بھول گیا ہے۔ دوسری طرف اذلان اپنے دوست دانش کے سامنے بیٹھا اپنی پریشانی بتا رہا تھا۔ یار مجھے بھی کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ دانش نے اس کی بات سنی تو اسے اور زیادہ وہم میں ڈالنے لگا۔ کیسی گڑبڑ؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ حیران ہوا۔ گڑبڑ تو یہی نا کہ کہیں اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہوئی، کہیں وہ کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی۔ یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تجھے جا کے بھابھی سے بات کرنی چاہیے، اور اگر ایسی کوئی وجہ ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ یہ رشتہ اسی طرح لٹکتا رہے گا۔ اذلان نے ششدر نگاہوں سے اپنے دوست کی طرف دیکھا جس نے انتہائی سفاک تجزیہ کیا اور اس کے پورے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ انتہائی اداسی سے گھر واپس لوٹا تو رات کے 12 بج رہے تھے اور شارمین بیڈ پہ سو رہی تھی۔ وہ کب اپنے گھر سے واپس آئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کمرے کی نیم روشنی میں وہ سوتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا اور اس کے قریب چلا آیا۔ اس کے چہرے پہ بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی سانسوں کا زیرو بم اسے متاثر کرنے لگا۔ وہ اپنے ہوش کھونے لگا۔ اس کے برابر میں تھوڑی سی جگہ پہ بیٹھ کے اس کے بال ہٹا کے اس کے ماتھے پہ بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ وہ نیند میں کسمس آئی اور اپنی آنکھیں کھول دی۔ اپنے پر اذلان کا جھکتا وجود دیکھ وہ ایک دم سے چیخ مار کے اٹھ بیٹھی۔ اذلان بھی ہوش میں آ گیا اور اپنے اس بے قابو ہوتے دل پہ لعنت بھیج چکا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ شارمین کی آنکھیں ابل پڑیں۔ آپ پلیز مجھ سے دور ہو جائیں، اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے اس سے کہا۔ اس کا دل ایک بار پھر سے زور سے دھڑک کے اسے احساس دلا رہا تھا کہ اذلان اس کے ساتھ کچھ غلط کرے گا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اگر نیند میں تمہیں دیکھ کے بے قابو ہو گیا تو اس میں ایسی کون سی قیامت آ گئی جو تم اس طرح ہاتھ جوڑ کے روتے ہوئے مجھے دور ہونے کا کہہ رہی ہو؟ اذلان بھی اپنے لہجے پہ قابو نہ رکھ سکا اور اپنے غصے میں بلند آواز سے چیخ کے کہا تو شارمین بلک بلک کے رو پڑی۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ اگر شادی تمہیں نہیں کرنی تھی تو منع کر دیتی، کم از کم میری زندگی خراب نہیں کرنی تھی، اس نے اونچی آواز میں کہا تو وہ رونا بھول کے اس کے جملے پر غور کرنے لگی۔ اور جب تک اسے جملہ سمجھ میں آتا وہ کروٹ لے کے ایک بار پھر سے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، بے حد خوبصورت تھی، اور اس کی اسی خوبصورتی میں گم ہو کے وہ انجانے میں ایک بار پھر سے اس کی طرف قدم بڑھا کے اپنے دل میں موجود شک کو ہوا دے گیا۔ دانش ٹھیک کہتا ہے، مجھے وجہ معلوم کرنی ہی پڑے گی، اور اگر وجہ یہی نکلی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو میں اسے طلاق دینے میں دیر نہیں لگاؤں گا، چاہے پھر پورا خاندان ہی میرے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ اسے دل ہی دل میں عہد کیا اور اپنے بازو اپنی آنکھوں پہ رکھ کے سونے کی بھرپور کوشش کی۔ اگلی صبح ان کا ولیمہ تھا، لیکن نہ اذلان کے چہرے پہ کوئی خوشی تھی اور نہ ہی شارمین پر جوش دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے منہ پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ ارمینا اسے اس کے کمرے میں تیار کر رہی تھی جب اس نے اذلان کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ شارمین سے تھا۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ وہ یہ جواب دے کے خاموش سی ہو گئی۔ اچھا تو ایک کام کرو، منہ دکھائی کا تحفہ ولیمے میں ضرور پہنو۔ لاؤ مجھے دکھاؤ کیا دیا ہے تمہیں اذلان نے۔ یہ سننا تھا کہ اذلان بھی چکنا ہو گیا۔ وہ اپنی پرسنل بات بیڈ روم سے باہر نہیں نکالنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ایک دم سے کھڑا ہوا۔ اسے الماری سے ایک مخملی ڈبیا نکال کے اس کے آگے رکھ دیا اور دوبارہ اپنے موبائل میں مگن ہو گیا۔ اذلان یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اگر انگوٹھی دی ہے تو اسے میرے سامنے پہناؤ۔ لیکن اذلان نے نفی میں سر ہلا کے موبائل کی طرف اشارہ کیا اور ایک ضروری کال کا کہہ کے باہر نکل گیا۔ یہ اذلان بھی نا آفس کے کاموں میں اتنا مگن ہو گیا ہے، ابھی سے تم نے اسے لگام نہیں ڈالی کیا؟ ارمینا کے سوال پہ شارمین اسے دیکھ کے رہ گئی۔ ارمینا نے ہی تو اسے کہا تھا کہ وہ اسے زیادہ لفٹ نہ دے، اور اب وہی اسے کہہ رہی تھی کہ تم نے اسے لگام نہیں ڈالی۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ شارمین نے ڈبیا کھولی تو اس میں خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی، اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ابلتے دکھائی دینے لگے۔ اگر وہ مجھے خود پہنا دیتے تو میری عزت رکھ لیتے تو، یہ سوچ کے اس کے سر کے درد میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ارمینا نے وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنائی تھی اور اسے لے کے باہر آ گئی۔ یہ اذلان کہاں رہ گیا؟ ولیمہ 5 اسٹار ہوٹل میں تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کے تھک چکی تھی، لیکن اذلان باہر نہیں آیا۔ تبھی ارمینا کے موبائل پر اذلان کی کال آئی۔ آپ شارمین کو لے کے ہال کی طرف نکل جائیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آ جاؤں گا۔ یہ سن کر اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اونچا اونچا رو دے۔ بھلا ولیمے والے دن کون اپنے دوستوں کے ساتھ ہال پہنچتا ہے؟ شارمین کو یہ سوچ سوچ کے ہی رونا آنے لگا۔ کیا میں نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا؟ وہ 2 دفعہ اسے دھتکار چکی تھی اور اب تو اسے بہت مشکل دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اس کی طرف توجہ کرے۔ مہمانوں کے جھرمٹ میں اس کی نگاہیں پھسل پھسل کے اذلان کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، جہاں سختی اور سنجیدگی نمایاں تھی۔
वलीमे की तकरीब का भी इख्तिताम हो गया था, लेकिन उसने अजलान के चेहरे पे हंसी नहीं देखी थी। और एक दो मेहमानों ने तो अजलान को बाकायदा तौर पे कहा भी था कि दुल्हे भाई हंस लो, दुल्हन भी पसंद की मिली है। फिर भी चेहरे पे संजीदगी छाई हुई है। अजलान ने उनकी बात सुन के हल्के से होठों को मुस्कुराहट में ढाल के फिर से संजीदगी की चादर ओढ़ ली। ये बात शारमीन ने बाकायदा तौर पे महसूस की थी। अब वो दोनों हॉल से वापस अपने घर आ चुके थे। अजलान तो छत पे निकल आया और सिगरेट पे सिगरेट फूंक के अपने अंदर मौजूद आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़ के देखा तो वहां अरमीना सीने पे बाजू लपेट के उसे देख रही थी। क्या हुआ? शादी को तीसरा दिन है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए, अपनी दुल्हन के पास। अरमीना ने जल्दी पे तेल का काम किया और वहीं बेंच पे बैठ के अपने देवर को देखने लगी, जो इंतहाई अफसुर्दा दिखाई दे रहा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सिगरेट की तलब हो रही थी, इसलिए यहाँ चला आया। अरमीना ने मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाया। तुम अपनी भाभी से छुपा रहे हो, वो भाभी जो तुम्हें बरसों से जानती है। क्या हुआ है, मुझे बताओ। अरमीना ने अपने लहजे में शहद भर के उससे पूछा। तो वह अपने आप पे काबू न रख सका। शारमीन को शायद ज़बरदस्ती शादी के लिए फोर्स किया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अरमीना एकदम से चौकन्ना हुई। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उसने हल्के से उसके कंधे पे हाथ रख के हमदर्दी भरे लहजे में पूछा। जब जब उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ वो मुझे दूर हटा देती है और बिदक जाती है। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? वो शिकवा जुबान पे ले ही आया। वो अपनी भाभी को अपनी माँ की तरह ही एहतराम करता था, इसलिए अपने जहन में पलने वाली उलझन को उसने अपनी भाभी के सामने खोल के रख दिया। अच्छा, तो ये बात है। हो सकता है तुम जो सोच रहे हो वो ठीक हो। अरमीना ने भी जब उसे ये कहा कि शायद शारमीन की शादी ज़बरदस्ती हुई या वो किसी और को पसंद करती हो, तो उसके दिल में एक दर्द सा उठा, जिसे उसने अपनी उदास मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया। मैं बात करूंगा, पूछूंगा उससे, ये कह के अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ शारमीन अपनी ज्वेलरी उतार के शायद उसी का इंतज़ार कर रही थी। वो आते साथ ही सोफे पे लेट गया। उसके जहन में बेपनाह सवालात थे जिनके जवाबात शायद किसी के पास नहीं थे, और उस वक्त शारमीन पे उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उससे बात ही नहीं करना चाहता था। वो बार बार सोफे पे करवटें बदल रहा था। शायद उसकी कमर में दर्द हो रहा था। शारमीन को बुरा सा महसूस होने लगा। जो भी था वो उसका मजाजी खुदा था और वो उससे इस तरह खुद से नाराज़ नहीं देखना चाहती थी। उसकी वालदा ठीक कहती थी कि निकाह के दो बोल में इतनी ताकत होती है कि वो दो इंसानों के दरमियान मोहब्बत कायम कर देता है। और ऐसे में शारमीन को अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि उसने महज 2 दिनों में अपने शौहर को अपने आप से इतना बदगुमान कर दिया कि वो पलंग को छोड़ के सोफे पे सो रहा था और 3 दिन से उससे ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। अपने आप में हिम्मत जमा करके वो उठी और हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए सोफे के पास जाके खड़ी हो गई। अजलान, उसने आवाज़ दी, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। अजलान ने करवट बदली हुई थी। अजलान, मेरी बात सुने। उसने उसके कंधे को हिलाया, तभी उसने पलट के उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आवाज़ में इस कदर सख्ती थी कि वो पीछे की तरफ हटी। शायद आपकी कमर में दर्द है, आप पलंग पे सो सकते हैं। ये सुनना था कि अजलान ने ठीक है कह के दोबारा से करवट बदल के वहीं सोने की कोशिश की थी। शारमीन को रोना आने लगा। उसने उसकी बात सुन के कोई अहमियत ही नहीं दी थी। वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही, फिर थक हार के वहीं बेड पे सो चुकी। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो अजलान उसे कमरे में दिखाई नहीं दिया। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आई तो वो ऑफिस के लिए निकल चुका था। वो सीढ़ी पे खड़ी रह के उसे दरवाजे से बाहर जाता देख चुकी थी। तभी उसकी सास ने उसे अपने पास बुलाया। बेटा, अजलान आज ऑफिस चला गया। तुम्हारी शादी को चौथा दिन है, उसे ऑफिस तो नहीं जाना चाहिए था। तुम लोग बाहर घूमने फिरने निकल जाते तो बेहतर होता। मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा कि शारमीन को घूमना फिरना पसंद नहीं। उसकी सास ने उसे इंतहाई नरमी से अपने पास बिठा के पूछा तो वो हैरान रह गई। अब वो उन्हें क्या बताती कि अजलान ने उसे बताना मुनासिब ही नहीं समझा। पूरा दिन वो उदास रही। अमीना भाभी की बातों की वजह से वो काफ़ी हद तक दिल बर्दाश्त भी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस तरह क्यों बर्ताव कर रही है, और अजलान भी उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। रात को वो अपने कमरे में बैठी अजलान का इंतज़ार कर रही थी जब वो थका हारा अंदर आया और आते साथ ही उसने मोबाइल उठा लिया। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो उसके पास जाके बैठ गई। बोलो, सुन रहा हूँ। कानों से सुनता हूँ, आंखों से नहीं। शर्मीन को दुख हुआ, लेकिन उसने ज़ब्त से काम दिया। आपने अम्मी को मना कर दिया हनीमून का? उसने अटक अटक के पूछा। तो वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। मोबाइल एक तरफ डाल दिया। तो आप खुद ही बताएं, आपके साथ हनीमून पे क्या किया जाए?
दीवारों को तका जाए? आप तो मेरे करीब आने से ऐसा डर के उछलती हैं कि जैसे ना जाने कौन सी कयामत आ गई हो। अब ऐसे में तुम खुद ही बताओ, हनीमून पे जाके पैसे ज़ाया ही हैं। इससे बेहतर है कि मैं ऑफिस चला जाऊं। वो दोबारा से सर झटक के अपने मोबाइल में मगन हो गया और शारमीन को ऐसा लगा जैसे उसने एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पे दे मारा हो। उसकी आंखों में आंसू उबल पड़े। वो उन्हें झपक झपक के छुपाने की कोशिश कर रही थी। अजलान ने यह मंजर किन अखियों से बाकायदा देखा, लेकिन फिर दोबारा से अपने मोबाइल में मगन हो गया। उसके और अजलान के बीच सदियों की एक लंबी दीवार आ गई थी और उस दीवार को वो चाह के भी फलांग नहीं सकती थी। अजलान का लहजा, उसका रवैया, सब कुछ इंतहाई अजनबी सा था और ये बात अब तो तमाम घर वालों को भी महसूस हो रही थी। वो छत पर परिंदों को दाना डाल रही थी जब अरमीना उसके पास आई। क्या बात है, तुम इतनी खोई खोई से क्यों रहती हो? उसका सवाल इतना बेसाख्ता था कि वो अपने चेहरे पे छाई उदासी को भी न छुपा सकी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस शुरू शुरू है ना, तो सब कुछ अजनबी अजनबी सा लगता है। उसने खोए खोए से लहजे में अरमीना से कहा तो वो मुस्कुराने लगी। ठीक कह रही हो, इस घर में मुझे भी ऐसा ही लगता था। और मेरे शौहर तो मेरे दीवाने थे, हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते थे। उनकी शिद्दतें बर्दाश्त कर कर के मैं थक चुकी थी, लेकिन कुछ अरसे बाद समझ आया कि उनकी ये शिद्दतें ही तो मेरे लिए कुल सरमाया थी और ये एक मियाँ बीवी के रिश्ते की खूबसूरती होती है। अरमीना की बात सुन के उसने ठिठक के उसे देखा। उसे शिद्दत का रोना आया। अरमीना ने उसे अजलान की वारिफ्तगी और जनून से डरा के उसको उसके अपने शौहर से शायद दूर कर दिया था। इससे पहले कि वो अरमीना को कोई जवाब देती, नीचे से मुलाजमा ने शारमीन भाभी कह के उसे पुकारा। वो दाना वहीं छोड़ के अपने गुस्से को काबू में रख के नीचे आई। तभी उसे पता चला कि उसकी बहन अमेरिका से उससे मिलने के लिए पहुंच गई है। उसकी शादी में तो ना आ सकी थी, लेकिन अब वो उससे मिलने के लिए बेताब थी। वो बेताबी से अजलान का इंतज़ार करने लगी। शाम को जब वो ऑफिस से घर आया तो वो दौड़ के उसके हाथ से उसका बैग ले चुकी थी और उसे फ़ौरन से पानी पिलाया, उसका कोट उतारा। अजलान ये सब देख के हैरान था। उसने हंसते हुए उससे पूछा, आज ये मेरी इतनी खिदमतें क्यों की जा रही हैं? वैसे तो एक हफ्ता हो गया है और मुझसे दूर दूर भागती हो, आज मुझसे लिपट लिपट क्यों जा रही हो? ये सुनना था कि शारमीन को अपनी हतक का एहसास हुआ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। उन दोनों ने खामोशी से एक साथ खाना खाया। उन दोनों के दरमियान अजनबियत अभी तक बरकरार थी, लेकिन पहले वाली सर्द मोहरी नहीं थी। अजलान ने उसे अपने हाल पे छोड़ दिया और उसकी तरफ से पेशकदमी का मुंतज़िर था। वैसे एक बात पूछूं तुमसे? वो दोनों अब एक साथ सोफे पे बैठे चाय पी रहे थे जब अजलान ने संजीदगी से उससे पूछा। जी पूछे। वो आज खुशगवार से मूड में थी, इसलिए उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम्हारी ये शादी तुमसे पूछ के की गई थी ना? यानी तुम्हारी रजामंदी इसमें शामिल थी ना या नहीं? अजलान का सवाल सुन के वो थम सी गई। जी, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया और चाय का खाली कप किचन में रखने के लिए चली आई। वह अरमीना के साथ बातें करती एक और खूबसूरत लड़की को देख के उसे अचंभा सा हुआ। ये कौन है? उसने अरमीना से पूछा तो वह मुस्कुराई। ये मेरी बहन अलीना है, 2 दिन हुए हैं मेरे पास रहने आई है, या अक्सर यहाँ रहने आती है। अरमीना ने अपनी बहन का मुख्तसर सा तारुफ कराया तो वो सर हिला के वापस अपने कमरे की तरफ लौट गई, क्योंकि उसे अजलान से मैके जाने की इजाज़त लेनी थी और अगर वो सो जाता तो फिर इजाज़त लेनी मुश्किल थी। वो जैसे ही कमरे में आई तो वो सोने की तैयारी कर रहा था। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, वो धीमे लहजे में उससे कहने लगे। बोलो, सुन रहा हूँ। इस बार उसका लहजा काफ़ी नरम सा था। मुझे अम्मी के घर जाना है, आप ही आई हुई हैं, शादी पे नहीं आ सकी थी, 2 दिन रह लूँ? ये सुनना था कि अजलान ने अफसोस से सर झटका। रह लो, वैसे मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी। अभी तक तो तुम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारती आई हो, आगे भी अपनी मर्ज़ी चला लेती तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता। अजलान ने तंज का तीर चलाया तो शारमीन उसे देख के रह गई। अगर आप मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। उसके लहजे में नमी आ गई। नहीं नहीं, ऐसा एहसान मुझ पे मत करना, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो, मैं तुम्हें रोकने वाला भला कौन होता हूँ? ये कह के वो बेड पे करवट लेके सो गया। उन दोनों के रिश्ते में बस इतनी ही तब्दीली आई कि अजलान ने सोफे से बेड का सफ़र तय किया। शारमीन का दिल चाहा कि वो ऊंचा ऊंचा रोए, लेकिन उसने अपना दिल मार के सोने की कोशिश की। सुबह वो उठी तो वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। रात को शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर लिया। तुम अपने मैके जा सकती हो। मैं उन शौहरों में से नहीं हूँ जो बीवी को मैके जाने या उनके वालिदैन से मिलने से रोकें। उसका लहजा काफ़ी नरम था। शायद उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि उसने अपनी बीवी को डांट दिया है। शारमीन ने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा, लेकिन वो जल्दी में था, इसलिए अल्लाह हाफ़िज़ कह के ऑफिस के लिए निकल गया। वो जल्दी से तैयार हुई। अपनी सास से इजाज़त लेके बाहर निकली ही थी कि उसे अलीना नज़र आई।
اذلان آفس چلا گیا؟ دھڑلے سے اذلان کے بارے میں پوچھ کے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ شارمین کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ جی وہ چلے گئے۔ کیوں، آپ کو کوئی کام ہے؟ علینا محتاط ہوئی تھی۔ نہیں بس میں تو ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، تم اکیلی میں کے جا رہی ہو نا اس لیے۔ شارمین نے کڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر گھر سے باہر نکلی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اگر اسے شک ہو جاتا تو وہ اپنے میکے نہ جاتی اور یہ 3 دن تمہیں نہ ملتے۔ بس یہ 3 دن ہے تم دونوں کے درمیان۔ آگ تو میں نے شادی کے شروع دن سے ہی لگا دی ہے۔ ان 3 دنوں میں اب تمہیں خود ہی محنت کرنی ہے۔ اپنا ایک گھر تو تم نے نہیں بچایا، طلاق لے کے گھر پہ بیٹھ کے امی کو بھی تنگ کرتی ہو۔ جو دوسرا موقع دے رہی ہوں تمہیں، جو کرنا ہے ان 3 دنوں میں کر لینا۔ ارمینا نے اسے غصے میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ علینا نے کندھے اچکائے تھے۔ اذلان میرا ہے اور ہمیشہ سے میرا ہی رہے گا۔ بائے بائے شارمین، یہ آج تمہارا اس گھر میں آخری دن تھا۔ اذلان اب تمہیں لینے نہیں آئے گا بلکہ تمہیں طلاق کے کاغذات بھجوائے گا۔ علینا کو خود پہ حد سے زیادہ یقین تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے شارمین سے کہا اور خود کلامی کے انداز میں ہنستے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ اپنی آپی سے رات دیر تک باتیں کرتی رہی۔ تب انہوں نے اچانک اس سے سوال کیا کہ وہ خوش تو ہے، اور وہ اس سوال پہ رو پڑی۔ وجہ پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ اس نے ابھی تک اپنے شوہر کو حق زوجیت نہیں دیا، اور یہ سن کے اس کی آپا نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ اب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ ابھی کے ابھی گھر چلی جاؤ۔ شارمین نے یہ سنا تو حیرت سے اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ رات کے اس وقت کیسے جاؤں؟ وہ سو گئے ہوں گے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے بتایا بھی نہیں۔ کیوں اپنا گھر برباد کرنے پہ تلی ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آیا کہ ارمینا یہ سب کچھ اپنے کسی خاص مقصد کے لیے کر رہی ہوگی؟ مجھے پہلے دن سے ہی وہ لڑکی بہت زیادہ چالاک نظر آئی تھی۔ اس کی صوبیہ آپا نے اس سے کہا تو وہ رونے لگی۔ اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں، جو ہو گیا اس پہ مٹی ڈالو اور اپنے شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ خاص طور پر ارمینا کا مقصد جاننے کی کوشش کرو کہ آخر اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اس کی آپا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا تو اس نے پرسوچ انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ اب سو جاؤ، صبح تمہیں جلدی وہاں جانا ہے۔ میں فون پہ تم سے بات کرتی رہوں گی۔ پہلے اپنا گھر سنبھالو، پھر مجھ سے ملنے آنا۔ انہوں نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا، لیکن اب اس کے دل کا سکون غائب ہو چکا تھا۔ وہ صبح کا انتظار کرنے لگی۔ آنکھوں میں نیند بھرے جیسے ہی صبح ہوئی تو اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور کسی سے کچھ کہے بنا گھر واپس آ گئی۔ وہ کچن میں اب کھانا بنا رہی تھی۔ ارمینا بھابھی آج دیر سے اٹھی تھی، البتہ علینا کی آواز اسے برابر ڈرائنگ روم سے آ رہی تھی۔ وہ وہاں ارمینا کے بیٹے کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی۔ اذلان آفس چلا گیا تھا۔ آسمان پہ اچانک سے بادل چھا گئے اور موسم کافی خوشگوار ہو گیا۔ آج تو میں اپنے شوہر اذلان کا دل جیت کے رہوں گی۔ میں کتنی بھولی تھی، میں نے ارمینا بھابھی کی باتوں میں آ کے اپنی شادی شدہ زندگی کی پہلی رات بھی خراب کر دی، اور ابھی تک اپنے شوہر کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ جب اسے ملازمہ کی آواز آئی، باجی بارش ہو رہی ہے۔ وہ مسکرا دی۔ آج تو موسم بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار تھا۔ اسے جلدی جلدی کچن میں تیاری مکمل کی اور جیسے ہی باہر آئی تو اس کی نظر بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے اذلان کی طرف پڑی، جو چھینک رہا تھا اور پورا بھیگا ہوا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کے ارمینا بھابھی کی طرف دیکھا۔ بھابھی پلیز ملازمہ کے ہاتھوں دوائی اور گرم دودھ بھجوا دیں۔ وہ کافی حد تک تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ علینا نے یہ سنا تو ارمینا کی طرف دیکھا۔ شارمین تو اس کی یہ گفتگو سن کے فوراً سے اندر گرم دودھ اور دوائی لینے چلی گئی۔ یہی موقع ہے، جاؤ اس کا دل جیتو تاکہ وہ شارمین کو اپنی زندگی سے نکال دے اور تمہیں داخل کر لے۔ یہ سننا تھا کہ علینا اس کے کمرے کی طرف آئی۔ اس کے ہاتھ میں دوائی موجود تھی۔ اذلان کمرے میں اندھیرا کر کے اپنے بیڈ پہ لیٹا تھا۔ آہٹ پہ اس نے دیکھے بغیر یہ کہا کہ راستہ دوائی رکھ تو میں پی لوں گا، بدن بہت دکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے کروٹ لی تو علینا نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھوں سے اس کی پیٹھ دبانا شروع کر دی۔ تم کب آئی؟ شارمین اسے دھوکا ہوا۔ اسے شارمین سمجھ بیٹھا۔ جانتا تھا کہ راستہ کبھی بھی اسے اس طرح ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ وہ ملازمہ تھی تو ظاہر ہے پھر یہ شارمین ہی ہوگی۔ اس نے علینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو پتہ چلا وہ علینا ہے۔ وہ ایک دم سے بدک کے کھڑا ہو گیا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہاں میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ اس پر بے تحاشا غصہ ہوا۔ میں بتاتی ہوں کہ یہ یہاں کیوں آئی ہے۔ شارمین کے ہاتھ میں گرم دودھ اور دوا پہلے سے موجود تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے علینا کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یہ یہاں اس لیے آئی ہے تاکہ میرے شوہر کو مجھ سے چرا سکے۔ ارمینا بھابھی نے شادی کی پہلی رات میرے دل میں غلط فہمی پیدا کی کہ آپ انتہائی وحشی اور جنونی ہیں، جس کی وجہ سے میں آپ سے ڈرنے لگی۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔
اس نے علینا کو 2 تھپڑ رسید کیے کہ وہ دور جا گری، اور اذلان حیرت سے اپنی شرمین کی پہلی بار اتنے غصے میں دیکھ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، اب اگر تم یہاں دوبارہ نظر آئی تو میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ علینا نے اپنی جان بچانے کی خاطر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اذلان شرمین کو دیکھ کے رہ گیا۔ اور آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ آپ کی بیوی کا لمس نہیں ہے یہ؟ اپنی بیوی میں اور دوسرے میں فرق نہیں کر سکتے آپ؟ وہ اس پہ برس پڑی۔ اذلان پہلی بار مسکرایا تو تمہیں بالآخر خیال آ ہی گیا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ شارمین نے روتے ہوئے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کتنی نکمی ہوں میں، ان دونوں بہنوں کی چال نہ سمجھ سکی۔ علینا طلاق یافتہ ہے، یہ بات مجھے آج پتہ چلی ہے، اور اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ کو حاصل کرنے کے لیے؟ کاش میں نے اپنی زندگی کے اتنے دن برباد نہ کیے ہوتے۔ اس کے آنسو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اس کا دکھ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تبھی اذلان نے اپنا ہاتھ بڑھا کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بال سہلا کے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ چپ ہو جاؤ میری جان، تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا یہی بہت ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ارمینا بھابی میری زندگی میں اتنا زہر گھول سکتی ہیں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہہ رہا تھا۔ تبھی شارمین نے شدت سے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا اور اذلان نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ ان دونوں کے درمیان غلط فہمی ختم ہو گئی تھی۔ کاش تم مجھ سے بات کر لیتی تو اتنے دن ضائع نہ ہوتے، لیکن خیر ہے، ویسے تو میں سمجھ بیٹھا تھا کہ شاید تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ شارمین نے تڑپ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور قیامت تک آپ سے ہی کرتی رہوں گی۔ شارمین کے اظہار محبت نے اذلان کے دل میں ایک سکون سا اتار دیا، اور اس نے اسے اپنے گلے سے لگا کے اپنی باہوں میں بھینچ کے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ محبت ان کی دہلیز پہ کھڑی ہاتھ باندھ کے مسکرا رہی تھی۔